खबरों का रुख करेंगे तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। तीनों ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। तो बता दें, बीते दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और अब उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव है। और तीनों ने ही खुद को होम आइसोलेट किया हुआ है। बता दें, कोरोना को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर है सरकार और अब उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव बीते कल पाए गए थे और आज उनकी बेटी और पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद तीनों ने खुद को होम आइसोलेट किया हुआ है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना की चपेट में ज्यादातर लोग आते हुए और अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव। वहीं देहरादून पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शहीद स्मारक। बता दें, वहां पहुंचकर उन्होंने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार से देहरादून के बीच कई जगहों पर उनका स्वागत हुआ है। पहाड़ के गांधी आंदोलनकारी इंद्रमणि बडोनी को भी उन्होंने नमन किया। तो सिसोदिया के साथ प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और अध्यक्ष एस कलेर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बता दें, पहाड़ की गांधी आंदोलनकारी इंद्रमणि बडोनी को नमन किया। उनके साथ उस वक्त प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और अध्यक्ष एस कलेर भी मौजूद रहे। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही आने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां तेज करने की। इन शहीदों ने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी थी वो उत्तराखंड तो अभी सपनों में ही है, और जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने लड़ाई की, उनके बच्चे, उनको ना तो शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, ना रोजगार मिला। पिछले 20 साल उनके सपनों पे बदहाली के साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर फहीम तना रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए। फहीम, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है आगे आने वाले इलेक्शंस को लेकर तैयारी करने की, और अब डिप्टी सीएम दिल्ली के फहीम जिस तरीके से पहुंचे हैं दौरे पर, और क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे के बाद? देखिए, अभी उन्होंने एक शैक्षिक सत्र में सम्मेलन था, जो प्रिंसिपल्स का सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें शामिल हुए और सिसोदिया ने एजुकेशन को लेकर के बात की है, नई शिक्षा नीति को लेकर के बात की, और बहुत फोकस तौर पे उन्होंने दो बातें कही कि एक तो जो शिक्षा है उसमें माइंडसेट कैसा बनता है बच्चों का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है देखना, और दूसरा ये कि हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर के उन्होंने बात की है, यानी शिक्षा की बेहतरी को लेकर के उन्होंने बात की है, और सीधे तौर पर शिक्षा को फोकस में रखने को कहा है। तो ये एक सम्मेलन रहा है शिक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण जो विजन है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार का भी उन्होंने उदाहरण दिया, दिल्ली सरकार के शैक्षिक बजट का उदाहरण दिया, और ये कहा कि 5% बच्चे अच्छी शिक्षा और 95% काम चलाओ शिक्षा पर अगर रहे तो फिर इससे देश का निर्माण उस तरह से नहीं होगा, बल्कि सभी को समान शिक्षा के और समान तरीके के अवसर उपलब्ध हों, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह का एक जी, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के लिए जहां एक तरफ सीएम केजरीवाल खुद आगे बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के लिए लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है उपचुनाव को लेकर इनकी तैयारियां कैसी चल रही होंगी? बिल्कुल, देखिए, ये आम आदमी पार्टी की चुनाव की तैयारियां हैं, और चुनाव के लिए अपनी जमीन बनाने का एक कोशिशों के तौर पर इसको देखा जाए, क्योंकि अलग अलग वर्गों के साथ जो संवाद है वो स्थापित किया जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी है उत्तराखंड की, और कुमाऊं में दौरा कर चुके हैं, गढ़वाल में हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पॉलिटिकल मजबूती को लेकर के आम आदमी पार्टी चल रही है कि संगठन मजबूत हो, साथ साथ उसमें प्रबुद्ध लोग जुड़े और अपनी बात समझाने की कोशिश के तौर पर
आम आदमी पार्टी आगे कोशिश कर रही है। और उसी नजरिए से ये 2 दिन का दौरा अब गढ़वाल मंडल का है मनीष सिसोदिया का, तो अभी इनके संवाद हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है। तो ये जो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है, ये 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की रणनीति है, उस पर पार्टी चल रही है, उस पर मनीष सिसोदिया चल रहे हैं। फ़हीम, इस वक्त आम आदमी पार्टी एक रणनीति लेकर चल रही है, तो उसका जनता पर क्या असर दिख रहा है? क्योंकि देखा जाए तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ये उनका दौरा पहले भी कुमाऊं दौरा हो चुका है और अब ये देहरादून पहुंचे, तो इस तरीके से क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता उसको किस तरह से लेती है, इनकी बात को कितना समझती है, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो इनके कार्यक्रम जो हो रहे हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर इस शिक्षा के सम्मेलन की ही बात कर लें प्रिंसिपल्स के, तो इसमें काफी बड़ी तादाद में प्रिंसिपल्स और स्कूल से जुड़े जो डिप्टी प्रिंसिपल्स या जो और जिम्मेदारान लोग हैं स्कूलों के, वो पहुंचे। और इस तरीके से हमने पहले भी देखा जब इनका दौरा रहा तो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोग पहुंच रहे हैं, सुनने को पहुंच रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ तो संकेत करता है कि सिरे से आम आदमी पार्टी को खारिज जो वो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको जिन जिन कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार फ़हीम, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचकर प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। बता दें, राज्य में शिक्षा के अब हब सिटी को लेकर यहां चर्चा हुई है। एजुकेशन कहां है और कहां पहुंच सकती है, बात करना जरूरी है, तो मनीष सिसोदिया का कहना। वहीं उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड काल में एजुकेशन कैसे होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एजुकेशन को लेकर यहाँ पर बात की। हमने शिक्षा को पहली प्राथमिकता में रखकर काम किया है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काम चलाओ शिक्षा से काम नहीं चलेगा। तो उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जहां उन्होंने शिक्षा पर बात कही है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन कहाँ है और कहाँ पहुंच सकती है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। पोस्ट कोविड काल में एजुकेशन कैसे होगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और में रणबीर भाई ने भी जिक्र किया कि हम पोस्ट कोविड दौर में शायद एजुकेशन की ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो फिजिकल हो रही है। तो एक बड़ा सा सवाल तो आज हमारे सबके सामने, एजुकेटर्स के सामने यही है कि पोस्ट कोविड इरा में एजुकेशन कैसी होगी। अभी सुनते हैं थोड़ी देर में वैक्सीन आ जाएगी, तो कोरोना की तो वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन एजुकेशन को जो नुकसान हुआ है उसकी कोई वैक्सीन नहीं आने वाली है। कोरोना से जो बीमारी हो रही है उसका इलाज हम वैक्सीन में ढूंढ लेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं और आपसे ज्यादा इस बात को कोई बेहतर नहीं जानता है, प्रिंसिपल से ज्यादा इस बात को कोई बेहतर नहीं समझ सकता है कि हमारे बच्चों को स्कूल का एजुकेशन का जो नुकसान हुआ है उसको हम दुनिया की किसी वैक्सीन से कभी कवर अप नहीं कर पाएंगे, कभी फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो आज जब एक तरफ वैक्सीन लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, मुझे खुशी है कि एजुकेशन इंडिया आप सबके साथ बैठ के, हम सबके साथ बैठ के इस बात पर भी चिंतन कर रहा है कि ये जो एजुकेशन को नुकसान हो रहा है आने वाले समय में, इसको हम कैसे भरपाई कर पाएंगे। और हमारे साथ फ़हीम तना बने हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि एजुकेशन वैक्सीन के बारे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा कि बात करी जा रही है कि कोरोना वैक्सीन आएगी, एजुकेशन वैक्सीन का क्या, इस पर किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे होंगे डिप्टी सीएम? फ़हीम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद संपर्क टूट गया उनसे हमारा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शिक्षा पर बात कही है कि कोरोना वैक्सीन तो आने वाली, लेकिन एजुकेशन वैक्सीन का क्या। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शिक्षा का काम चल रहा है, पोस्ट एजुकेशन के बारे में उन्होंने बात की है। देहरादून पहुंचकर प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में वो शामिल हुए, जहां उन्होंने राज्यों में शिक्षा के हब सिटी को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को लाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि एजुकेशन वैक्सीन का क्या, किस तरीके से पोस्ट कोविड काल में एजुकेशन दी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर गौर किया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के डोईवाला में कोरोना विस्फोट हुआ है। बता दें शादी में शामिल हुए 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड के डोईवाला में ये कोरोना विस्फोट देखने को मिला, जहां शादी में शामिल हुए लोगों में से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। समारोह में शामिल लोगों की जांच अब शुरू कर दी गई है। बता दें बैरिकेडिंग कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है उस एरिया को जहां ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जहां ये शादी आयोजित की गई थी। तो डोईवाला से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना विस्फोट हुआ, 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जितने भी लोग शादी में शामिल थे अब उनकी जांच होगी। बैरिकेडिंग कर वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। समारोह में शामिल लोगों की जांच हो रही है। वही हम आपको एक बार फिर से बता दें, डोईवाला में कोरोना विस्फोट हुआ, जहां शादी में शामिल हुए 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डोईवाला के लच्छीवाला में आयोजित थी ये शादी, जिसमें 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ दिन पहले एक विवाह समारोह हुआ था और उसी दौरान ये किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिस कारण से यहाँ पे काफ़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव व्यक्ति आए हैं। कल तक की जो संख्या थी हमारी, लगभग 24 व्यक्ति वहाँ पॉजिटिव आए हैं और 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो उस मोहल्ले से काफ़ी दूर जिनका परिवार है। तो जो पॉजिटिव आ गए हैं, काफ़ी संख्या में पॉजिटिव आने के कारण उस एरिया को हमारे द्वारा कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और इसके अलावा जो होम आइसोलेशन में व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनको होम आइसोलेशन किट भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अवेलेबल करा दी गई है और उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जा रही है। और यदि कोई ऐसी दिक्कत आती है, किसी का स्वास्थ्य अगर और बिगड़ता है, तो हम उसको समय से हॉस्पिटल में भी। खबर बाजपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड की नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया है। ये तस्वीरें भी हम आपको बाजपुर के दिखा रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि बाजपुर में लोगों द्वारा लंबे समय से रोडवेज बस स्टैंड बनाने की मांग की जा रही थी। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर के एसडीएम आवास के समीप रोडवेज बस स्टैंड बनाने की बात कही थी, जिसके चलते आज कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 72 लाख की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर की जनता की मांग को देखते हुए रोडवेज बस स्टैंड के भवन का निर्माण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रोडवेज बस स्टैंड को डिपो में तब्दील कर दिया जाएगा। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंत्री यशपाल आर्य ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रोडवेज बस स्टैंड को जल्द ही डिपो में तब्दील करने की उन्होंने बात भी कही है। तो रोडवेज बस स्टैंड का नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया मंत्री यशपाल आर्य की तरफ से। और जल्द ही इस बस स्टैंड को डिपो में तब्दील कर दिया जाएगा। पूर्व में आज 3 करोड़ 72 लाख की लागत से बस स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। क्षेत्र की महान जनता की लगातार मांग थी और आज मुझे बेहद प्रसन्नता है, खुशी है कि मुझसे वो कोई अवसर मिला है कि मैं इस बस का निर्माण कर सकूं और इसको हम भव्य बनाना चाहते हैं। आज मैंने कहा कि हम यहाँ पर एक डिपो स्थापित करना चाहते हैं जिससे यहाँ से बसें संचालित हो सकें। डिपो के लिए निश्चित रूप से मैं ज़मीन की आवश्यकता होगी। 2021 में होने वाले आस्था के महापर्व कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर आईजी संजय गुंज्याल ऋषिकेश पहुंचे। आईजी ने सबसे पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें कुंभ मेले को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सुझाव मांगे गए। जिसके बाद आईजी ने पार्किंग की व्यवस्था को लेकर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थलीय निरीक्षण भी किया। आईजी ने दावा किया है कि कोरोना की वजह से गाइडलाइन का पालन कराते हुए हरिद्वार में 55 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी गंगा में लगाएंगे। इतनी व्यवस्था प्रशासन कर चुकी है। तो आईजी संजय गुंज्याल ने ऋषिकेश का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि 55,000 श्रद्धालु रोज गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। इतनी जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। जैसा कि ये 2021 महाकुंभ का तैयारी काफ़ी जोर शोर से चल रही है, उसी क्रम में क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र में ऋषिकेश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूरा एक जोन के रूप में रहता है, जिसके अंतर्गत जो है अलग अलग सेक्टर्स कार्यरत रहते हैं और इसमें कुंभ के थाने भी अलग से बनते हैं।
तो यहाँ पर जो राजपत्रित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति ऑलरेडी ऋषिकेश क्षेत्र में किया जा चुका है और यहाँ पर पूर्व में जितने भी हम लोगों ने कुंभ में अरेंजमेंट किए थे उसका विश्लेषण करते हुए और अभी पब्लिक के साथ हम लोग ने मीटिंग की है जिसमें कि उनके बहुमूल्य सजेशंस आए हैं और क्योंकि पुलिस भी वहीं ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है जहाँ की पब्लिक के सजेशंस को प्रॉपरली समझे और उनका पूरा सहयोग ले, तो उसी दिशा पे ये मीटिंग रखी गई है। मुख्यतः सर ऐसी कौन कौन सी बातें इन पर विशेषकर ध्यान दिया जाएगा? ट्रैफिक की व्यवस्था और विशेष रूप से क्योंकि कोरोना फेज़ के दौरान लॉकडाउन के कारण कईयों के व्यापार थोड़े से कम रहे और लोगों का आवागमन कम रहा, तो अब धीरे धीरे अनलॉक में खुलने लगा है और जो अभी बीच में सोमवती अमावस्या का स्नान था उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़कर यात्री आए हैं। तो ऐसे ही अब जो बाकी स्नान पर्व आएंगे उसमें भी काफ़ी भीड़ आने की संभावना है। उसको देखते हुए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक तो व्यवस्था अच्छी रहे, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट तो अच्छा रहे, साथ में यहाँ वहीं डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुग्ध अभिषेक किया गया है। बता दें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये दुग्ध अभिषेक किया गया। आदर्श सहकारिता समिति ने शिव मंदिर में ये दुग्ध अभिषेक किया। कल सीएम रावत की कोरोना रिपोर्ट आई थी जो कि पॉजिटिव पाई गई थी, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया था और आज की अगर बात करें तो उनकी बेटी और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बीते कल ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद आज डोईवाला में ये दुग्ध अभिषेक किया गया। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस कोरोना काल में लगातार विकास कार्य करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे और इसी कारण इनको भी कोरोना से थोड़े ग्रसित हो गए। तो आज डोईवाला आदर्श समिति के द्वारा हमने रुद्राभिषेक यज्ञ किया और उनके स्वास्थ्य की लाभ की कामना की और भगवान शिव से हमने प्रार्थना करी कि भगवान हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जल्दी स्वस्थ। आज आदर्श संस्था डोईवाला के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के कुशल स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए रुद्राभिषेक कार्यक्रम किया गया। इसी में डोईवाला क्षेत्र के सभी सम्भ्रांत जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अग्रवाल धर्मशाला शिव मंदिर में पंडित डंडयाल जी द्वारा विधिवत दूधाभिषेक कर मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु की कामना की गई। और इसी के साथ देवभूमि में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।